ताइवान आखिर चीन का हिस्सा है या एक अलग देश? और ये विवाद आज तक खत्म क्यों नहीं हुआ? क्या ये सिर्फ एक छोटा सा आइलैंड डिस्प्यूट है या इसके पीछे छिपी है दुनिया की सबसे बड़ी पावर पॉलिटिक्स? इस वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे को समझेंगे, हिस्ट्री से लेकर आज तक। सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं। ताइवान एक छोटा सा द्वीप है जो चीन के पास स्थित है, लेकिन इसका पॉलिटिकल स्टेटस बहुत कंट्रोवर्शियल है। आज दुनिया में कुछ देश इसे अलग कंट्री मानते हैं, जबकि चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है, और यही कंफ्यूजन इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की जड़ है। लेकिन ये प्रॉब्लम आज की नहीं है। इसकी शुरुआत होती है 20वीं सदी के एक बड़े युद्ध से। 1949 में चीन में एक बड़ा सिविल वॉर हुआ। दो ग्रुप्स थे, कम्युनिस्ट पार्टी जिसका नेतृत्व ताइवान माओ आखिर सेडोंग चीन का हिस्सा है और या नेशनलिस्ट एक अलग पार्टी देश, जिसे और कुओमिंटांग कहा जाता आज है, तक खत्म जिसका क्यों नहीं हुआ? नेतृत्व चियांग क्या ये काई शेक सिर्फ कर एक रहे छोटा थे। सा आइलैंड ये डिस्प्यूट युद्ध है कई सालों या तक इसके चला पीछे छिपी और है आखिर दुनिया में की सबसे कम्युनिस्ट बड़ी जीत पावर गए। पॉलिटिक्स? उन्होंने मेनलैंड इस चाइना वीडियो पर में हम कंट्रोल इस कर पूरे लिया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना दिया। लेकिन नेशनलिस्ट्स हार कर ताइवान भाग गए और वहां अपनी अलग गवर्नमेंट बना ली, रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब सिचुएशन ये बन गई, मेनलैंड चाइना इज इक्वल टू पीआरसी, ताइवान इज इक्वल टू आरओसी, और दोनों खुद को असली चाइना बताते रहे। अब कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है कोल्ड वॉर के समय। उस समय दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक तरफ यूएसए और उसके एलाइज, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट ब्लॉक जिसमें चाइना भी शामिल था। अमेरिका को डर था कि कम्युनिज्म तेजी से फैल रहा है, इसलिए उसने ताइवान को सपोर्ट करना शुरू किया, मिलिट्री प्रोटेक्शन दी, इकोनॉमिक हेल्प दी और डिफेंस ट्रीटी साइन किया। 1950 के कोरियन वॉर के बाद अमेरिका ने ताइवान को एक्टिवली प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ चाइना को लगा कि यूएसए उसकी सरकार के लिए खतरा है, यानी ताइवान अब सिर्फ एक आइलैंड नहीं रहा, ये ग्लोबल पावर स्ट्रगल का हिस्सा बन गया। फिर आता है 1970s, जहां पूरा गेम बदल जाता है। यूएसए और चाइना ने अपने रिलेशन सुधारने शुरू किए। क्यों? क्योंकि दोनों को सोवियत यूनियन से खतरा था। 1978 में एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ। अमेरिका ने ऑफिशियली चाइना यानी पीआरसी को ही रियल चाइना मान लिया और ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए। लेकिन एक ट्विस्ट था, यूएसए ने ताइवान को पूरी तरह छोड़ा नहीं। उसने अनऑफिशियल रिलेशंस बनाए रखे, ताइवान को वेपन्स देना जारी रखा और उसकी सिक्योरिटी इनडायरेक्टली सपोर्ट की। इसे ही कहा जाता है वन चाइना पॉलिसी। अब ताइवान के अंदर क्या हो रहा था? ताइवान पर कुओमिंटांग की सरकार थी जो डेमोक्रेटिक नहीं थी। वहां मार्शल लॉ लागू था, फ्रीडम लिमिटेड थी और सिंगल पार्टी रूल था। 1947 में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जिसे 228 इंसिडेंट कहा जाता है। सरकार ने इसे बहुत ही ब्रूटली दबा दिया और हजारों लोग मारे गए। इसके बाद कई सालों तक ताइवान में स्ट्रिक्ट अथॉरिटेरियन कंट्रोल रहा। लेकिन 1980s के बाद ताइवान बदलने लगा। लोगों ने डेमोक्रेसी की डिमांड शुरू कर दी, धीरे धीरे रिफॉर्म्स हुए। 1987 में मार्शल लॉ खत्म हुआ, ऑपोजिशन पार्टीज अलाउड हुईं और फ्री इलेक्शंस शुरू हुए। फिर आया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 1996 में ताइवान में पहली बार डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ। अब जनता खुद अपना लीडर चुन रही थी और यहीं से एक बड़ा चेंज आया। ताइवान के लोग खुद को चाइनीज से ज्यादा ताइवानीज मानने लगे। अब आज की सिचुएशन समझते हैं। चाइना क्या चाहता है? ताइवान को अपने साथ मर्ज करना, यानी यूनिफिकेशन। ताइवान क्या चाहता है? अधिकतर लोग स्टेटस को चाहते हैं, यानी जैसा अभी है वैसा ही बना रहे, न पूरी इंडिपेंडेंस न चाइना के साथ मर्ज। यही इस कॉन्फ्लिक्ट को और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ताइवान के लोग प्रैक्टिकल हैं। उन्हें पता है कि चाइना बहुत पावरफुल है और वॉर बहुत रिस्की हो सकता है, इसलिए वो बैलेंस बनाए रखना चाहते हैं। अब सवाल आता है, ये इशू इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ताइवान दुनिया का सेमीकंडक्टर हब है। दुनिया के ज़्यादातर एडवांस चिप्स यहीं बनते हैं। अगर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, टेक्नोलॉजी सेक्टर हिल जाएगा और इंडिया पर भी सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ताइवान चाइना इशू सिर्फ एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, ये हिस्ट्री, आइडेंटिटी, डेमोक्रेसी और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का कॉम्बिनेशन है। और आने वाले समय में ये दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन सकता है। अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल इश्यूज समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम न्यूज़ को सिर्फ बताते नहीं, समझाते हैं।